बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन का टॉपिक, ARMD का टॉपिक। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन क्या होती है? आपको पता है कि आई बॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्क्लेरा की होती है। इसके बाद स्क्लेरा के नीचे जो है ना दूसरी लेयर वो होती है कोरोइड की। तो ये जो मैं पिंक लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ ये कोरोइड की लेयर है। कोरोइड की लेयर ये आगे जाके कंटिन्यू होके सिलरी बॉडी बनाती है और सिलरी बॉडी की ही आगे कंटिन्यूएशन होती है प्यूपिल, ठीक है। और इसके बाद जो लेंस होता है, लेंस इस जगह पे सस्पेंडेड होता है आई बॉल में और थ्रू जोन्यूलर या सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है। तो कोरोइड की लेयर के बाद जो इससे इनर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की, वो होती है रेटिना की लेयर, ठीक है। तो ये जो अब तीसरी लेयर मैं बना रहा हूँ ये रेड कलर से, ये होती है रेटिना की लेयर। तो रेटिना की लेयर पीछे पोस्टीरियरली जो है वो ऑप्टिक डिस्क से शुरू होती है और आगे ऑरा सिरेटा तक जाती है। ऑरा सिरेटा क्या होता है? रेटिना का जो जंक्शन होता है सिलरी बॉडी के साथ, उसको कहते हैं ऑरा सिरेटा। तो ये ऑप्टिक डिस्क से सिलरी बॉडीज तक एक्सटेंड कर रहा होता है रेटिना की लेयर। और ये पीछे जो है ना फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो बन जाती है। तो ऑप्टिक नर्व जो है ना वो बिल्कुल पोस्टीरियरली नहीं निकल रही होती, वो थोड़ी नेज़ल साइड पे निकल रही होती है। जैसे अब ये देखें, ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये जो ऑप्टिक नर्व्स पीछे निकल रही हैं पोस्टीरियरली, ये बिल्कुल पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से से नहीं निकल रही हैं आई बॉल के, ये थोड़ा नेज़ली निकल रही हैं, ठीक है। और पीछे इधर जाके ये ऑप्टिक क्याज़मा और ऑप्टिक ट्रैक्ट के आगे कंटिन्यू हो जाती हैं। तो जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है ना रेटिना का, ये वाला जो एरिया है बिल्कुल स्ट्रेट पोस्टीरियरली जो लोकेटेड होता है, इसको कहते हैं मैक्यूला। ये पार्ट होता है मैक्यूला। ये ना थोड़ा डिप्रेस्ड पार्ट होता है रेटिना में, रेटिना के सेंटर में लोकेटेड होता है। और इस मैक्यूला की डिप्रेशन, इस मैक्यूला में भी एक फर्दर डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको फोविया कहते हैं। और उस फोविया का भी एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है, सेंट्रल डिप्रेस्ड पोर्शन, उसको कहते हैं फोवियोला। तो अब ये देखें, ये फंडस व्यू है आई का, ये राइट आई का, ये लेफ्ट आई का। तो ये देखें, ये ऑप्टिक डिस्क है जिससे सेंट्रल रेटिनल वेन और आर्टरी निकल रही हैं। और ये थोड़ा नेजली प्रेजेंट होती है ऑप्टिक डिस्क, जबकि ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये डार्कर पोर्शन, ये होता है मैक्यूला का पोर्शन, ठीक है। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन क्या होती है कि विद एज ये मैक्यूला के जो स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट करना शुरू कर देता है। अब इधर एक बात याद रखें कि ये जो रेटिना का सारा ये जो सरफेस है, इसमें से मैक्यूला जो है वो सिर्फ 2.1% स्ट्रक्चर बना रहा है, सेंट्रल पार्ट, जबकि ये बाकी सारा जो फील्ड है ये 97.9% ये पेरिफेरल फील्ड होती है। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन ARMD में सिर्फ मैक्यूला का पोर्शन इफेक्ट होता है, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल मैक्यूलर पोर्शन इफेक्ट होगा, जबकि ये जो पेरिफेरल फील्ड है ये इफेक्ट नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंड इरिवर्सिबल विजुअल लॉस एंड ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इरिवर्सिबल विजुअल लॉस की मोस्ट कॉमन कॉज है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एज है कि 50 साल से ज़ायद की उम्र के ही 90% पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। विद एज जो है डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं मैक्यूला में, जिसकी वजह से मैक्यूला की डीजनरेशन होती है। और फिर सेंट्रल विजन पर्टिकुलरली जो है ना, ये मैक्यूला ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल विजन के लिए। तो सेंट्रल विजन मेनली इफेक्ट होता है और सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है ड्रूसन फॉर्मेशन एट पोस्टीरियर पोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने नहीं भूलना। ड्रूसन क्या होता है? ये वाइटिश या येलोइश एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल डिपॉजिट्स होते हैं जो लिपिड्स के या प्रोटीन्स के बने होते हैं। अभी जब मैं आपको पैथोजेनेसिस समझाऊंगा तो उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये ड्रूसन कैसे बनते हैं और किधर किधर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, लो डाइटरी फिश इनटेक या एक्सपोजर टू हाई सनलाइट या ड्रग्स होगी जैसे कि एस्पिरिन है, उसकी वजह से न्यूवस्कुलर जो है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होती हैं ये ARMD की, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन की। तो आपने याद रखना है कि दो टाइप्स होती हैं, एक तो होती है एट्रोफिक या और दूसरी होती है एक्सुडेटिव। एट्रोफिक टाइप को जो है ना ड्राई या नॉन न्यूवस्कुलर भी कहते हैं।
इसमें जो है ना न्यू वस्कुलराइजेशन नहीं हो रही होती, यानी नई वेसल्स नहीं बन रही, लेकिन एट्रोफी हो रही है मैक्यूला के पोर्शन की। जबकि दूसरी जो एक्सुडेटिव है उसमें क्या होता है कि न्यू वस्कुलराइजेशन, नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसको वेट टाइप भी कहते हैं। तो एट्रोफिक ARMD देखते हैं तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है ARMD की, और 90% जो केसेस हैं वो एट्रोफिक ARMD के होते हैं। पैथोजेनेसिस में इसके क्या होता है कि ड्रूसन फॉर्मेशन होती है। ड्रूसन मैंने आपको बताया कि येलोइश या वाइटिश जो है ना डिपॉजिट्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं, मेनली लिपिड्स के बने होते हैं या लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं कि विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कोई भी मेटाबॉलिक या इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, इनकी जो एग्जैक्ट कॉज है ना ड्रूसन फॉर्मेशन की वो अननोन है, पर थ्योरीज यही कहती हैं कि एडवांसिंग एज के साथ कोई इन्फ्लेमेटरी या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये ड्रूसन बन जाते हैं। अब ये प्रेजेंट किस जगह पे होते हैं, तो ये रेटिना की लेयर्स हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर कोरोइड की लेयर है, फिर ये जो ग्रीन कलर की ये जो है ये ब्रुचस मेम्ब्रेन है, फिर इधर से रेटिना शुरू हो जाता है। ये वाली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर है, इसके बाद ये फोटोरिसेप्टर्स हैं और ये आगे सेंसरी रेटिना की लेयर्स हैं सारी। तो ड्रूसन किधर बनते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ब्रुचस मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान की जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ठीक है, इधर ड्रूसन फॉर्मेशन होगी। इस स्पेस को कहते हैं सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस। ठीक है, सब RPE रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस। तो आपने याद रखना है कि सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस के अंदर ड्रूसन फॉर्मेशन होती है। अब ड्रूसन्स जो है ना ये दो तरह के होते हैं। एक तो स्मॉल ड्रूसन्स होते हैं कि स्मॉल डिपॉजिट्स बने हुए हैं, और जो स्मॉल ड्रूसन्स होते हैं ना ये आपने याद रखना है ये हार्ड होते हैं, जबकि जो लार्ज ड्रूसन्स होते हैं ना ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के ड्रूसन्स बन रहे हैं, एक स्मॉल ड्रूसन्स, और यही स्मॉल ड्रूसन्स जो है ना ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं लार्ज ड्रूसन्स में। इसके बाद पहले नंबर पे आ गई एट्रोफिक ARMD में ड्रूसन फॉर्मेशन, फिर होती है एट्रोफिक चेंजेस। अब इधर जो है सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में ब्रुचस मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में इधर जो है ना ये ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो होगा क्या कि ये ब्रुचस मेम्ब्रेन जो है इसकी थिकनिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इधर डिपॉजिट्स हैं ये आगे ये पुश करेंगे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एलिवेट होगी और इससे ये जो आगे फोटो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं ये भी इफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये ब्रुचस मेम्ब्रेन से आउटर जो ये कोरियो कैपिलरीज है, कोरोइड की लेयर है, वो भी इफेक्ट होगी। तो आसपास वाले आगे पीछे वाले सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे और उनमें एट्रोफिक चेंजेस आएंगे, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो एट्रोफिक चेंजेस किस में आएंगी, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, इस लेयर में भी चेंजेस आएंगी। इसमें चेंजेस की वजह से इसमें इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से ये फोटो रिसेप्टर्स की भी एट्रोफी होगी और आउटर कोरियो कैपिलरीज की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो एट्रोफिक ARMD में आपने याद रखना है कि ड्रूसन फॉर्मेशन होती है इन सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस बिटवीन ब्रुचस मेम्ब्रेन एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और एट्रोफिक चेंजेस आती हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, फोटो रिसेप्टर्स में और कोरियो कैपिलरीज में, और ब्रुचस मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। अब देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स और स्टेजेस क्या क्या होती हैं ड्राई ARMD की। तो पेशेंट प्रेजेंट होता है कि विद ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ सेंट्रल विजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एक के ये एक्यूट नहीं इसका ऑनसेट होता, ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट है। और सेंट्रल विजन मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये मैक्यूला को इन्वॉल्व करती है इसलिए सेंट्रल विजन लॉस होता है। मैक्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली सेंट्रल विजन के लिए, तो सेंट्रल विजन लॉस के साथ पेशेंट आता है और डिस्टॉर्टेड विजन बनता है एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग, और दोनों आइज यूजुअली इफेक्ट होती हैं। स्टेजेस क्या होती हैं ड्राई ARMD की, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होती है अर्ली स्टेज, ये होती है एसिम्प्टोमेटिक। इसमें जो है ना स्मॉल ड्रूसन्स बनते हैं। ठीक है, स्मॉल ड्रूसन्स का मतलब है फॉर इंस्टेंस ये जो है ये मैक्यूला का रीजन है, तो स्मॉल ऐसे इधर जो है ना इसके अराउंड डॉट्स से नजर आना शुरू हो जाएंगे, और फोकल यानी कि इसी जगह पे हाइपर पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। और ये स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। दूसरी स्टेज होती है इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें यही स्मॉल ड्रूसन्स जो हैं ये लार्ज ड्रूसन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ड्रूसन्स जो डिपॉजिट्स हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, और
साथ में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी भी होती है और लॉस ऑफ कोरियो कैपिलरीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें चूंकि एट्रोफी शुरू हो गई है, इस वजह से कुछ विजुअल लॉस होना शुरू हो जाता है। जबकि आखिरी स्टेज होती है एडवांस्ड स्टेज ARMD की, इसमें सिग्निफिकेंट विजुअल लॉस होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रूसन्स हैं ये ऐसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इस मैक्यूला के सारे इर्द गिर्द वाले रीजन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब हम फंडस एग्ज़ाम करते हैं तो एट्रोफी ऐसे हमें ना एक एट्रोफिक सा पैच नज़र आता है। तो वो जैसे मैप पे नक्शे पे नक्शा नहीं होता, वैसे सा जो है ना उसकी शेप होती है। इस वजह से उसको जियोग्राफिकल एट्रोफी भी कह देते हैं कि इसने ज़्यादा पोर्शन को इन्वॉल्व कर लिया है, ज़्यादा पोर्शन की एट्रोफी हो गई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है 3 स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेज है, ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। इंटरमीडिएट स्टेज है, इसमें लार्ज ड्रूसन्स बनते हैं और ये कुछ विजुअल लॉस होता है इसमें। और एडवांस्ड स्टेज में जियोग्राफिकल एट्रोफी होती है। फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो टिपिकल क्लिनिकल फंडस फाइंडिंग्स के हमें ड्रूसन्स नज़र आ सकते हैं, फोकल हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आ सकती है, ये ऐसे एक एट्रोफिक पैच नज़र आएगा मैक्यूला के राउंड, ठीक है। और फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी जब करेंगे तो उसमें हमें विंडो डिफेक्ट नज़र आएगा। फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी क्या है कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम रेटिना की और कोरोइड की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको चेक करते हैं कि उनमें से ब्लड सही फ्लो हो रहा है या नहीं। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि बाजू आर्म की वेन में जो है ना एक डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर जैसे वो डाई ऑप्थाल्मिक आर्टरी के थ्रू आई में जाता है और रेटिनल ब्लड वेसल्स में से गुजरता है, तो हम कैमरे के थ्रू जो है ना वो उसकी पिक्चर्स लेते हैं कि ब्लड किधर से जा रहा है। तो हमें पता लग जाता है कि किधर से ब्लड लीक हो रहा है किस जगह पे, और यानी कि किधर ब्लड किसी ओक्लूजन की वजह से ब्लड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो विंडो डिफेक्ट का क्या मतलब है? विंडो डिफेक्ट का मतलब है कि एट्रोफिक एरियाज, अब ये फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया कि ये फॉर इंस्टेंस रेटिना, ये मैक्यूला है, तो ये सारे एरिया में एट्रोफी हुई है। तो जब हम डाई इंजेक्ट करेंगे तो वो जब रेटिना में पहुंचेगा तो इस एट्रोफिक एरिया में आके इधर की ब्लड वेसल्स तो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो ये इस जगह पे ब्लड स्पिल हो जाएगा, तो ये ऐसे वाइट सा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये FFA पे कैसा नज़र आएगा ये विंडो डिफेक्ट। अब ये जो है ये एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन में हमें फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी FFA के प्रोसीजर पे विंडो डिफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मैक्यूला वाले रीजन में ये जो वाइट से हमें स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हाइपर फ्लोरेसेंट स्पॉट्स हैं। डाई जो है ना इधर लीक हो गया है, डाई की लीकेज की वजह से ये जो है ना ये हमें वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन में मैक्यूला वाले रीजन की एट्रोफी हो जाती है, तो उधर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जब जो डाई वेसल्स के थ्रू आ रहा था तो इधर वेसल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उस वजह से डाई लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे सब विंडो डिफेक्ट हमें नज़र आता है। इसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं ड्राई ARMD की। तो आपने याद रखना है इसकी कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एम्सलर ग्रिड टेस्टिंग चार्ट एक पेशेंट को दे दिया जाता है। ये इस चार्ट में क्या होता है कि ऐसे जो है ना एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। अब ये सीधी सीधी लाइंस बनी होती हैं, लेकिन जो ARMD का पेशेंट होता है उसको ये लाइंस जो है ना ऐसी इधर से दरमियान से सेंटर वाले पॉइंट से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही होती हैं। जैसे ये इस पॉइंट से इधर तो सीधी नज़र आ रही होंगी, पर चूंकि सेंट्रल विजन लॉस है तो इधर से जो है ना लाइंस वो डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं। इसको कहते हैं मेटामॉर्फोजिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो ARMD पर्टिकुलरली अभी हम आगे टाइप पढ़ेंगे एक्सुडेटिव या वेट नियोवस्कुलर ARMD, उसका ये पॉइंट होता है कि क्लिनिकल फीचर होता है कि उसमें मेटामॉर्फोजिया होता है। तो ये ड्राई ARMD कन्वर्ट ना हो जाए एक्सुडेटिव ARMD में, उसको चेक करने के लिए जो है ना ये एम्सलर ग्रिड टेस्टिंग चार्ट पेशेंट को दे दिया जाता है। इसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ओबेसिटी, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, उनको कंट्रोल किया जाता है। प्रोफाइल एक्सिस में हम वाइटामिन देते हैं, वाइटामिन जैसे वाइटामिन C है या वाइटामिन E या बीटा कैरोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या जिंक और कॉपर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। वो डिले कर देते हैं ये ARMD के ऑनसेट को। और जो रिफ्रैक्टिव जो विजन को इम्प्रूव करने के लिए लो विजन एड्स देते हैं।
दूसरी टाइप अब देखते हैं ARMD की, वो होती है एक्सुडेटिव ARMD। इसको वेट या नियोवस्कुलर ARMD भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें होती है नियोवस्कुलराइजेशन। नियोवस्कुलराइजेशन क्या होती है कि नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब होगा क्या कि जो ये मैंने आपको बताया था कि कोरोइड की लेयर है, तो ये कोरियो कैपिलरीज जो होती हैं इनमें नियोवस्कुलराइजेशन, ये इधर से कोरियो कैपिलरीज जो है ना नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये इधर सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में भी जाएंगी। ये जो ब्रस्ट मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसमें भी कैपिलरीज ये जाएंगी, ये जो न्यूली फॉर्म्ड कैपिलरीज हैं। इसके अलावा ये इसको क्रॉस करके ये जो सब रेटिनल स्पेस है, सब रेटिनल स्पेस होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इस लेयर और इस लेयर, ये ऊपर वाली लेयर होती है न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है, जो रेटिना की आपको पता है 10 लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे बाहर वाली 10वीं लेयर है वो होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर, जबकि बाकी अंदर वाली 9 लेयर्स जो होती हैं वो होती है न्यूरोसेंसरी रेटिना। तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं सब रेटिनल स्पेस। ठीक है, SR स्पेस। तो सब रेटिनल स्पेस के अंदर भी कैपिलरीज जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो नई वेसल्स बनना शुरू हो रही हैं, ये वेसल्स लीकी होती हैं, तो ये जब ये आसानी से रप्चर कर जाती हैं, तो ये जब रप्चर करेंगी तो उससे हेमरेज होगा, एक्सुडेट जो है ना वो ये इकट्ठा हो जाएगा सब रेटिनल स्पेस में और सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में। ठीक है, इस स्पेस में और इस स्पेस में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे, जो विजन हमारे पास उस अफेक्ट होगा, उसको कह देते हैं एक्सुडेटिव वेट या नियोवस्कुलर ARMD। तो जब ये हेमरेज जो है रिजॉल्व हो जाता है तो आखिर में एक फाइब्रस सा स्कार बन जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है कि सडन ऑनसेट होता है सेंट्रल विजन लॉस का। जो थी ड्राई ARMD उसमें ग्रेजुअल लॉस था, जबकि जो एक्सुडेटिव ARMD है इसमें सडन ऑनसेट होता है सेंट्रल विजन लॉस का, और मेटामॉर्फोजिया भी होता है। मेटामॉर्फोजिया क्या होता है कि जो स्ट्रेट, इसको ये होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब नॉर्मल पर्सन को तो ये स्ट्रेट नजर आ रही है, पर मेटामॉर्फोजिया वाले पेशेंट को ये लाइन ऐसी सी नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव स्कोटोमा होता है हेमरेजेस की वजह से। स्कोटोमा क्या होता है कि अब ये फॉर इंस्टेंस एक विजुअल फील्ड है, बंदे को ये नजर आ रहा है, तो ये जो सेंट्रल रीजन है, इतने से सेंट्रल रीजन में बंदे को नजर ही नहीं आ रहा होता, ब्लर नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इसको कह देते हैं स्कोटोमा, कि सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रिंग शेप्ड एक रीजन होता है जिसमें से बंदे को नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये दो सिम्टम्स प्रेजेंट होती हैं कि एक मेटामॉर्फोजिया होता है और दूसरा पॉजिटिव स्कोटोमा होता है एक्सुडेटिव ARMD में। अब देखते हैं कि ये जो नियोवस्कुलराइजेशन हो रही है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, या जो एक्सुडेटिव ARMD है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो 3 टाइप्स आपने याद रखनी है। एक तो सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोरोइडल नियोवस्कुलराइजेशन है, कि मैंने आपको बताया था कि इधर से कोरियो कैपिलरीज की नियोवस्कुलराइजेशन शुरू हुई, इधर से वेसल्स बनना शुरू हुई। तो ये ब्रस्ट मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इस स्पेस में अगर वेसल्स जाएंगी, इसको कहते हैं सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस, सब RPE स्पेस, यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के जो बाहर स्पेस है उसको सब RPE स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में अगर ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाए तो ये टाइप 1 है। ठीक है, और जो टाइप 2 है वो होती है सब न्यूरोसेंसरी CNV, यानी कि न्यूरोसेंसरी रेटिनल जो लेयर है, ये लेयर जो है इसके जो आगे है ये वाली स्पेस, ये होती है सब रेटिनल स्पेस। अगर इस स्पेस के अंदर वेसल्स आके ग्रो करना शुरू कर दें न्यू वेसल्स, तो ये टाइप 2 होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होती है टाइप 3 होती है रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशंस, RAP। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब पहली 2 टाइप्स में तो ये हो रहा था कि ये कोरियो कैपिलरीज से नई वेसल्स बन रही थी और अंदर वाली लेयर्स में जा रही थी, पर तीसरी टाइप में ये होता है कि जो रेटिना की जो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है इसमें भी कैपिलरीज की लेयर्स होती हैं नॉर्मली प्रेजेंट। तो ये लेयर्स अगर इनकी नियोवस्कुलराइजेशन हो जाए और इधर से बाहर को लेयर्स आना शुरू हो जाएं, बाहर को ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएं, तो इसको कहते हैं रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशन। ठीक है, कि उल्टी जो है ना अंदर वाली न्यूरोसेंसरी रेटिना से कोरोइड की तरफ नियोवस्कुलराइजेशन हो रही है। ठीक है, ये टाइप 3 होती है। तो आपने याद रखना है कि जब ये वेसल्स बनेंगी तो ये वेसल्स एक वेसल नहीं बनती, एक गुच्छा सा बन जाता है वेसल्स का। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये CNVM है, कोरोइडल नियोवस्कुलर
मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। तो होगा क्या कि जब ये सब रेटिनल स्पेस में जाएगी, इस स्पेस में, तो उसको क्लासिक CNVM कह देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये टाइप 2 है, सब न्यूरोसेंसरी CNV, जो इधर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो क्लासिक टाइप है, ठीक है। ये टाइप 2 इज क्लासिक टाइप। और टाइप 1 जो होती है, जो इधर सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में आ रही है, वो ऑकल्ट टाइप है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, टाइप 1 जो है वो ऑकल्ट CNVM है और टाइप 2 जो है वो क्लासिक CNVM है, ठीक है। तो अब देख लें कि सब जो टाइप 1 होती है, सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम CNV के, ये सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस के अंदर जो ब्लड वेसल्स बन रही हैं, इसकी वजह से अब इधर जो है ब्लड वेसल्स बन रही हैं, वो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, तो इधर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है, ये जो रीजन है, ये जो है इस ब्रश मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो लेयर है RPE, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर, ये नीचे वाली लेयर से सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ब्लड और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। तो इसको कह देते हैं PED, पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट, के पिगमेंट एपिथेलियम जो है वो डिटैच कर गई है। तो ये 3 टाइप्स की होती है। एक तो सीरस हो सकती है कि सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में। दूसरी हेमरेजिक हो सकती है और तीसरी फाइब्रोवस्कुलर हो सकती है, ठीक है, कि फाइब्रस कंपोनेंट भी है और वस्कुलर कंपोनेंट भी है, इस सब RPE स्पेस में आ गया, जिसकी वजह से ये पिगमेंट एपिथेलियम डिटैच हो गई है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो सीरस टाइप होगी उसमें ना ऑरेंज डोम शेप्ड एलिवेशन नजर आएगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम फंडस के थ्रू देखेंगे, फंडस एग्जामिन करेंगे, तो ये फॉर इंस्टेंस मैक्यूला का रीजन है, तो ये ना ऐसे ऑरेंज डोम शेप्ड ऐसे इधर से उभरा होगा ये रीजन, और ऑरेंज से कलर का होगा सीरस वाली में, जबकि हेमर्जिक में वो रेड से कलर की एलिवेशन होगी, रेड डोम शेप्ड एलिवेशन होगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सीरस में जो है ना ऑरेंज डोम शेप्ड एलिवेशन होती है, जबकि हेमर्जिक में रेड डोम शेप्ड एलिवेशन होती है, क्योंकि हेमरेज ब्लड की वजह से हो रही है, जबकि फाइब्रोवस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट में भी ऑरेंज डोम शेप्ड एलिवेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने टाइप्स याद रखनी है क्रोइडल नियोवस्कुलराइजेशन की। इसके बाद देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होता है। तो एक तो टिपिकल जो क्लिनिकल फंडस फाइंडिंग्स है कि ये एलिवेशन, डोम शेप्ड एलिवेशन होगी, और तो इसकी बुनियाद पे जो है डायग्नोसिस हो सकता है। दूसरे नंबर पे FFA के थ्रू डायग्नोसिस हो सकता है, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। मैंने आपको बताया कि डाई इंजेक्ट करते हैं आम की वेन में, तो वो उधर से जब रेटिना की लेयर्स में जाता है, रेटिनल ब्लड वेसल्स में जाता है जब डाई, तो वो हम पिक्चर लेके उसको देख लेते हैं कि ब्लड में कैसे सर्कुलेशन है, कि कोई एट्रोफिक एरिया है, कोई नई वेसल्स तो नहीं बनी हुई। तीसरे नंबर पे एक और होता है प्रोसीजर, इसको कहते हैं इंडोसायनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंडोसायनिन ग्रीन डाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी क्या खासियत है कि ये जो है ना, अब FFA जो है ये सिर्फ रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें पेनिट्रेट करता है, जबकि ये इंडोसायनिन ग्रीन डाई जो है ये रेटिना में तो करता ही करता है, इसके साथ कोरोइडल वस्कुलेचर में भी पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो अगर कोरोइड के वस्कुलेचर में, कोरोइड में नियोवस्कुलराइजेशन हो रही है, तो उससे हमें पता लग जाता है। तो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्सुडेटिव एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, ये जो इंडोसायनिन ग्रीन एंजियोग्राफी है, ये इट इज प्रेफर्ड ओवर FFA। इसके बाद OCT गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनी मैक्यूलर डिजीज, ठीक है। मैक्यूलर डिजीज कोई भी हो, उसके डायग्नोसिस के लिए OCT जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है वो लाजमी होती है। इसमें जो है ना रेटिनल थिकनिंग, जैसे ये मैंने आपको रेटिना की लेयर्स बना के दिखाया, सेम इसमें भी ऐसी सी ना एक पिक्चर बन जाती है रेटिनल लेयर्स की, तो उसमें नजर आ जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगी। तो एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी जो है ना मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि नियोवस्कुलराइजेशन हो रही है, तो हमने वो नियोवस्कुलराइजेशन होती है वेजेफ्स की वजह से, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, तो हमने एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी ऐसी ड्रग्स देनी है जिसकी वजह से नई वेसल्स ही ना बने। तो इसमें सबसे पहले इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ्स दे सकते हैं, इसके बाद इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं कि जो एक्सुडेट इकट्ठा हुआ है वो थोड़ा खत्म हो जाए। इसके बाद जो
इसके फोटोकोगुलेशन थेरेपी कर सकते हैं। फोटोकोगुलेशन थेरेपी क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स जो नई बनी हैं और जो लीक कर रही हैं, हमने क्या करना है कि जिधर से ब्लड वेसल्स लीक हो रही हैं उस लीक को ही सील कर देना है, ठीक है, लेज़र की मदद से। तो आर्गॉन लेज़र की मदद से करेंगे तो उसको कहेंगे आर्गॉन लेज़र फोटोकोगुलेशन। और ये आर्गॉन लेज़र फोटोकोगुलेशन जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा फोवियल CNVM के लिए होती है। अब ये फॉर इंस्टेंस फंडस है तो ये दरमियान वाला मैक्यूला का रीजन है, तो मैक्यूला की भी आगे एक फर्दर सेंट्रल डिप्रेशन होती है जिसको फोविया कहते हैं। अब फोविया के जो बैक साइड, फोविया के पीछे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है या नियोवस्कुलराइजेशन की वजह से एक्सुडेशन और हेमरेज हुआ है, तो उसमें जो है ना आर्गॉन लेज़र फोटोकोगुलेशन नहीं इस्तेमाल करते। फोविया के अलावा जो एक्स्ट्रा फोवियल है, ये बाकी सारे इस मैक्यूला के रीजन के जो है ना इसके पीछे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उसके लिए आर्गॉन लेज़र फोटोकोगुलेशन इस्तेमाल करते हैं। जबकि एक दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट एक्टिवेटेड डाई इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं वर्टिपोर्फिन। ये क्या करते हैं कि IV ये डाई इंजेक्ट कर देते हैं। ये डाई जो है ना ये सारे बॉडी के डिवाइडिंग सेल्स में जाता है। तो जो ये ब्लड वेसल्स के डिवाइडिंग सेल्स हैं, जब इनमें जाएगा तो इसके डाई इंजेक्ट करने के बाद हम डायोड लेज़र जो है ना डायोड लेज़र एप्लीकेशन करेंगे। तो ये डाई जो है डायोड लेज़र की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट होके ये उन जो न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको कहते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी। और ये फोटोडायनेमिक थेरेपी जो है ना ये सब फोवियल, यानी कि ये फोविया वाले रीजन में अगर नियोवस्कुलराइजेशन हुई है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोग्राफी, TTT। ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोग्राफी में भी हम डायोड लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि सब फोवियल जो है ना CNVM के लिए होती है। इसके बाद सर्जरी कर सकते हैं। तो सर्जरी में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो सब मैक्यूलर सर्जरी है। इसमें क्या करते हैं कि सर्जरी करके जो मैक्यूला है इसके जो नीचे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है इसके पीछे, उसको सर्जरी के थ्रू ही ब्लड को या जो क्रोइडल नियोवस्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को या ब्लड को हम बाहर निकाल लें। दूसरा तरीकाकार होता है कि मैक्यूलर ट्रांसलोकेशन, कि सर्जरी करके मैक्यूला को ही रोटेट करके, अब फॉर इंस्टेंस ये इधर मैक्यूला के पीछे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, हमने रेटिना को रोटेट करके मैक्यूला को ही इधर इस जगह पे कर दिया है। तो ये होती है मैक्यूलर ट्रांसलोकेशन। अब एंड पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है इस ARMD के टॉपिक में। तो पहला क्वेश्चन देख लें कि ड्रूसन फॉर्मेशन जो है रेटिना में वो किस चीज़ का फीचर है। तो ये एक ही रेटिनल डिजीज़ है ARMD जिसमें ड्रूसन फॉर्मेशन होती है। इसके बाद 68 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट हो रहा है सेंट्रल विजन लॉस के साथ। फंडोस्कोपी की तो पता चला कि एट्रोफिक पैच है रेटिना पे और येलो स्पॉट्स हैं, ठीक है। येलो स्पॉट्स जाहिर सी बात है ड्रूसन के होंगे और एट्रोफिक पैच है रेटिना में। और इसके अलावा मेन पॉइंट है कि सेंट्रल विजन लॉस है, एज भी इंक्रीज है, ज़्यादा एज है। तो ये मैक्यूलर डिस्ट्रोफी का डायग्नोसिस है ये। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ लॉस ऑफ सेंट्रल विजन इन बोथ आइज एट 70 ईयर्स ऑफ एज। तो एडवांस एज में सेंट्रल विजन लॉस की सबसे कॉमन कॉज जो है आपने याद रखना है कि ARMD है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन।